हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास गबन का भाग 24 अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। रमा मुंह अंधेरे अपने बंगले में जा पहुंचा। किसी को कानों कान खबर ना हुई। नाश्ता करके रमा ने खत साफ किया, कपड़े पहने और दरोगा के पास जा पहुंचा। त्योरियां चढ़ी हुई थी। दरोगा ने पूछा, खैरियत तो है? नौकरों ने कोई शरारत तो नहीं की? रमा ने खड़े खड़े कहा, नौकरों ने नहीं, आपने शरारत की है। आपके मातहतों, अफसरों और सबने मिलकर मुझे उल्लू बनाया है। दरोगा ने कुछ बिगड़ कर पूछा, आखिर बात क्या है, कहिए तो। रमा बोला, बात यही है कि मैं इस मामले में अब कोई शहादत ना दूंगा। उससे मेरा ताल्लुक नहीं। आप लोगों ने मेरे साथ चाल चली और वारंट की धमकी देकर मुझे शहादत देने पर मजबूर किया। अब मुझे मालूम हो गया कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं, आप लोगों का चकमा था। पुलिस की तरफ से शहादत नहीं देना चाहता। मैं आज जज साहब से साफ कह दूंगा, बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन पर ना लूंगा। दरोगा ने तेज होकर कहा, आपने खुद गबन तस्लीम किया था। रमा बोला, मीजान की गलती थी, गबन ना था। म्यूनिसिपैलिटी ने मुझ पर कोई मुकदमा नहीं चलाया। दरोगा ने पूछा, यह आपको मालूम कैसे हुआ? रमा बोला, इससे आपको कोई बहस नहीं। मैं शहादत ना दूंगा, साफ साफ कह दूंगा। पुलिस ने मुझे धोखा देकर शहादत दिलवाई है। जिन तारीखों का वह वकवा है, उन तारीखों में मैं इलाहाबाद में था। म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में मेरी हाजिरी मौजूद है। दरोगा ने इस आपत्ति को हंसी में उड़ाने की चेष्टा करके कहा, अच्छा साहब, पुलिस ने धोखा ही दिया, लेकिन उसका खातिर ख्वाह इनाम देने को भी तो हाजिर है। कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, मोटर पर बैठे हुए सैर करोगे, खुफिया पुलिस में कोई जगह मिल गई तो चैन ही चैन है। सरकार की नजरों में इज्जत और रसूख कितना बढ़ गया, यूं मारे मारे फिरते। शायद किसी दफ्तर में क्लर्की मिल जाती, वह भी बड़ी मुश्किल से। यहाँ तो बैठे बिठाए तरक्की का दरवाजा खुल गया। अच्छी तरह कारगुजारी होगी तो एक दिन राय बहादुर मुंशी रमानाथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो जाओगे। तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए और आप उल्टे खफा होते हैं। रमा पर इस प्रलोभन का कुछ भी असर न हुआ। बोला, मुझे क्लर्क बनना मंजूर है, इस तरह की तरक्की नहीं चाहता। यह आप ही को मुबारक रहे। इतने में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आ पहुंचे। रमा को देखकर इंस्पेक्टर साहब ने फरमाया, हमारे बाबू साहब तो पहले से ही तैयार बैठे हैं, बस इसी कारगुजारी पर वारा न्यारा है। रमा ने इस भाव से कहा मानो मैं भी अपना नफा नुकसान समझता हूँ। बोला, जी हाँ, आज वारा न्यारा कर दूंगा। इतने दिनों तक आप लोगों के इशारे पर चला, अब अपनी आंखों से देखकर चलूंगा। इंस्पेक्टर ने दारोगा का मुंह देखा, दारोगा ने डिप्टी का मुंह देखा, डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुंह देखा। यह कहता क्या है? इंस्पेक्टर साहब विस्मित होकर बोले, क्या बात है? हलफ से कहता हूँ, आप कुछ नाराज मालूम होते हैं। रमा बोला, मैंने फैसला किया है कि आज अपना बयान बदल दूंगा, बेगुनाहों का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी तरफ देखकर कहा, आप बेगुनाहों का खून नहीं कर रहे हैं, अपनी तकदीर की इमारत खड़ी कर रहे हैं। हलफ से कहता हूँ, ऐसे मौके बहुत कम आदमियों को मिलते हैं। आज क्या बात हुई कि आप इतने खफा हो गए? आपको कुछ मालूम है दारोगा साहब? आदमियों ने तो कोई शेखी नहीं की। अगर किसी ने आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम किया हो तो उसे गोली मार दीजिए, हलफ से कहता हूँ। दारोगा बोला, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। रमा बोला, आप तकलीफ ना करें, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मैं थोड़े फायदे के लिए अपने ईमान का खून नहीं कर सकता। 1 मिनट सन्नाटा रहा, किसी को कोई बात ना सूझी। दरोगा कोई दूसरा चकमा सोच रहे थे, इंस्पेक्टर कोई दूसरा प्रलोभन, डिप्टी एक दूसरी ही फिक्र में था। रूखेपन से बोला, रमा बाबू, यह अच्छी बात ना होगी। रमा ने भी गर्म होकर कहा, आपके लिए ना होगी, मेरे लिए तो सबसे अच्छी यही बात है। डिप्टी बोला, नहीं, आपका वास्ते इससे बुरा दूसरा बात नहीं है। हम तुमको छोड़ेगा नहीं, हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन हम तुमको ऐसा लेसन दे देगा कि तुम उम्र भर न भूलेगा। आपको वही गवाही देना होगा जो आप दिया। अगर तुम कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ भी गोलमाल किया, तो हम तुम्हारे साथ दूसरा बर्ताव करेगा। एक रिपोर्ट में तुम यूं चला जाएगा।
यह कहते हुए उसने आंखें निकालकर रमा को देखा, मानो कच्चा ही खा जाएगा। रमा सहम उठा। इन आतंक से भरे शब्दों ने उसे विचलित कर दिया। यह सब कोई झूठा मुकदमा चलाकर उसे फंसा दे तो उसकी रक्षा कौन करेगा? उसे यह आशा न थी कि डिप्टी साहब, जो शील और विनय के पुतले बने हुए थे, एक बार की यह रुद्र रूप धारण कर लेंगे। मगर वह इतनी आसानी से दबने वाला न था। तेज होकर बोला, आप मुझसे जबरदस्ती शहादत दिलाएंगे? डिप्टी ने पैर पटकते हुए कहा, हाँ, जबरदस्ती दिलाएगा। रमा बोला, यह अच्छी दिल लगी है। डिप्टी बोला, तुम पुलिस को धोखा देना दिल्लगी समझता है? अभी 2 गवाह देकर साबित कर सकता है कि तुम राजद्रोह का बात कर रहा था। बस चला जाएगा 7 साल के लिए। चक्की पीसते पीसते हाथ में घट्टा पड़ जाएगा। यह चिकना चिकना गाल नहीं रहेगा। रमा जेल से डरता था। जेल जीवन की कल्पना से ही उसके रोए खड़े होते थे। जेल के ही भय से उसने यह गवाही देना स्वीकार की थी। यही भय इस वक्त भी उसे कातर करने लगा। डिप्टी भाव विज्ञान का ज्ञाता था। आसन का पता पा गया। बोला, वहां हलवा पूरी नहीं पाएगा, धूल मिला हुआ आटा का रोटी, गोभी के सड़े हुए पत्तों का रस और अरहर के दाल का पानी खाने को पावेगा। काल कोठरी का 4 महीना भी हो गया तो तुम बच नहीं सकता, वहीं मर जाएगा। बात बात पर वार्डर गाली देगा, जूतों से पीटेगा। तुम समझता क्या है? रमा का चेहरा फीका पड़ने लगा। मालूम होता था प्रतिक्षण उसका खून सूखता चला जाता है। अपनी दुर्बलता पर उसे इतनी ग्लानि हुई कि वह रो पड़ा। कांपती हुई आवाज में बोला, आप लोगों की यह इच्छा है तो यही सही, भेज दीजिए जेल। मर ही जाऊंगा ना, फिर तो आप लोगों से मेरा गला छूट जाएगा। जब आप यहाँ तक मुझे तबाह करने पर आमादा हैं, तो मैं भी मरने को तैयार हूँ। जो कुछ होना होगा हो जाएगा। उसका मन दुर्बलता की उस दशा को पहुंच गया था जब जरा सी सहानुभूति, जरा सी सहृदयता सैकड़ों धमकियों से कहीं कारगर हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब ने मौका ताड़ लिया। उसका पक्ष लेकर डिप्टी से बोले, हलफ से कहता हूँ, आप लोग आदमी को पहचानते तो हैं नहीं, लगते हैं रौब जमाने। इस तरह गवाही देना हर एक समझदार आदमी को बुरा मालूम होगा। यह कुदरती बात है। जिसे जरा भी इज्जत का ख्याल है, वह पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना पसंद ना करेगा। बाबू साहब की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमारे खिलाफ शहादत देंगे। आप लोग अपना काम कीजिए। बाबू साहब की तरफ से बेफिक्र रहिए, हलफ से कहता हूँ। उसने रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप मेरे साथ चलिए बाबूजी, मैं आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाऊं। रमा ने रूठे हुए बालक की तरह हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे दिख ना कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो मुझे जेल खाने में मरना है। इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप क्यों ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं साहब? जेल खाने में मरे आपके दुश्मन? डिप्टी ने तस्मा भी बाकी न छोड़ना चाहा। बड़े कठोर स्वर में बोला, मानो रमा से कभी का परिचय नहीं है। कहा, साहब, यों हम बाबू साहब के साथ सब तरह का सलूक करने को तैयार हैं, लेकिन जब वह हमारा खिलाफ गवाही देगा, हमारा जड़ खो देगा, तो हम भी अपनी कार्रवाई करेगा, जरूर से करेगा, कभी छोड़ नहीं सकता। इसी वक्त सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उतरे। रतन पत्रों में जालपा को तो ढांढस देती रहती थी, पर अपने विषय में कुछ न लिखती थी। जो आप ही व्यथित हो रहा है, उसे अपने व्यथाओं की कथा क्या सुनाती। वहीं रतन, जिसने रुपयों की कभी कोई हकीकत ना समझी, इस एक ही महीने में रोटियों को भी मोहताज हो गई थी। उसका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी ना हो, पर उसे किसी बात का अभाव ना था। मरियल घोड़े पर सवार होकर भी यात्रा पूरी हो सकती है, अगर अच्छी सड़क हो, नौकर चाकर, रुपए पैसे और भोजन आदि की सामग्री साथ हो, थोड़ा भी तेज हो तो पूछना ही क्या। रतन की दशा उसी सवार की सी थी। उसी सवार की भांति वह मंद गति से जीवन यात्रा कर रही थी। कभी कभी वह घोड़े पर झुंझलाती होगी। दूसरे सवारों को उड़े जाते देखकर उसकी भी इच्छा होती होगी कि मैं भी इसी तरह उड़ती। लेकिन वह दुखी न थी, अपने नसीबों को रोती न थी। वह उस गाय की तरह थी जो एक पतली सी पगहिया के बंधन में पड़कर अपनी नांद के भूसे खली में मगन रहती थी। सामने हरे हरे मैदान हैं, उसमें सुगंधमय घासें लहरा रही है,
पर वह पगहिया तुड़ाकर कभी उधर नहीं जाती। उसके लिए उस पगहिया और लोहे की जंजीर में कोई अंतर नहीं। यौवन को प्रेम की इतनी क्षुधा नहीं होती जितनी आत्म प्रदर्शन की। प्रेम की क्षुधा पीछे आती है। रतन को आत्म प्रदर्शन के सभी साधन मिले हुए थे। उसकी युवती आत्मा अपने श्रृंगार और प्रदर्शन में मग्न थी। हंसी विनोद, सैर सपाटा, खाना पीना, यही उसका जीवन था, जैसा प्रायः सभी मनुष्यों का होता है। इससे गहरे जल में जाने की ना उसे इच्छा थी ना प्रयोजन। संपन्नता बहुत कुछ मानसिक व्यथाओं को शांत करती है। उसके पास अपने दुखों को भुलाने के कितने ही ढंग हैं। सिनेमा है, थिएटर है, देश भ्रमण है, ताश है, पालतू जानवर हैं, संगीत है, लेकिन विपन्नता को भुलाने का मनुष्य के पास कोई साधन नहीं, इसके सिवा कि वह रोए, अपने भाग्य को कोसे या संसार से विरक्त होकर आत्महत्या कर ले। रतन की तकदीर ने पलटा खाया था। सुख का स्वप्न भंग हो गया था और विपन्नता का कंकाल अब उसे खड़ा घूर रहा था। और यह सब हुआ अपने ही हाथों। पंडित जी उन प्राणियों में थे जिन्हें मौत की फिक्र नहीं होती। उन्हें किसी तरह यह भ्रम हो गया था कि दुर्बल स्वास्थ्य के मनुष्य अगर पथ्य और विचार से रहें तो बहुत दिनों तक जी सकते हैं। वह पथ्य और विचार की सीमा के बाहर कभी न जाते। फिर मौत को उनसे क्या दुश्मनी थी जो खामख्वाह उनके पीछे पड़ती। अपनी वसीयत लिख डालने का ख्याल उन्हें उस वक्त आया जब वह मरणासन्न हुए, लेकिन रतन वसीयत का नाम सुनते ही इतनी शोकातुर, इतनी भयभीत हुई कि पंडित जी ने उस वक्त टाल जाना ही उचित समझा। तब से फिर उन्हें इतना होश न आया कि वसीयत लिखवाते। पंडित जी के देहावसान के बाद रतन का मन इतना विरक्त हो गया कि उसे किसी बात की भी सुध-बुध न रही। यह वह अवसर था जब उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए था। इस भांति सतर्क रहना चाहिए था मानो दुश्मनों ने उसे घेर रखा हो, पर उसने सब कुछ मणिभूषण पर छोड़ दिया और उसी मणिभूषण ने धीरे-धीरे उसकी सारी संपत्ति अपहरण कर ली। ऐसे-ऐसे षड्यंत्र रचे कि सरला रतन को उसके कपट व्यवहार का आभास तक न हुआ। फंदा जब खूब कस गया तो उसने एक दिन आकर कहा, आज बंगला खाली करना होगा, मैंने इसे बेच दिया है। रतन ने जरा तेज होकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं अभी बंगला ना बेचूंगी। मणिभूषण ने विनय का आवरण उतार फेंका और त्योरी चढ़ाकर बोला, आप में बातें भूल जाने की बुरी आदत है। इसी कमरे में मैंने आपसे यह जिक्र किया था और आपने हामी भरी थी। जब मैंने बेच दिया तो आप यह स्वांग खड़ा करती हैं। बंगला आज खाली करना होगा और आपको मेरे साथ चलना होगा। रतन बोली, मैं अभी यहीं रहना चाहती हूँ। मणिभूषण बोला, मैं आपको यहाँ ना रहने दूंगा। रतन बोली, मैं तुम्हारी लौंडी नहीं हूँ। मणिभूषण ने जवाब दिया, आपकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है। अपने कुल की मर्यादा रक्षा के लिए मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। रतन ने होंठ चबाकर कहा, मैं अपनी मर्यादा की रक्षा आप कर सकती हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ कोई चीज नहीं बेच सकते। मणिभूषण ने वज्र सा मारा, कहा, आपका इस घर पर और चाचा जी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, वह मेरी संपत्ति है। आप मुझसे केवल गुजारे का सवाल कर सकती हैं। रतन ने विस्मित होकर कहा, तुम कुछ भंग तो नहीं खा गए हो? मणिभूषण ने कठोर स्वर में कहा, मैं इतनी भंग नहीं खाता कि बेसिर पैर की बातें करने लगूं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, एक बड़े वकील की धर्मपत्नी थी, कानून की बहुत सी बातें जानती होंगी। सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पुरुष की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। चाचा जी और मेरे पिताजी में कभी अलगौझा नहीं हुआ। चाचा जी यहाँ थे, हम लोग इंदौर में थे, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि हम में अलगौझा था। अगर चाचा अपनी संपत्ति आपको देना चाहते तो कोई वसीयत अवश्य लिख जाते, और यद्यपि वह वसीयत कानून के अनुसार कोई चीज न होती, पर हम उसका सम्मान करते। उनका कोई वसीयत न करना साबित कर रहा है कि वह कानून के साधारण व्यवहार में कोई बाधा न डालना चाहते थे। आज आपको बंगला खाली करना होगा। मोटर और अन्य वस्तुएं भी नीलाम कर दी जाएंगी। आपको इच्छा हो मेरे साथ चले या यहाँ रहें। यहाँ रहने के लिए आपको 10-11 रुपए का मकान काफी होगा। गुजारे के लिए 50 रुपए महीने का प्रबंध मैंने कर दिया है।
लेना देना चुका लेने के बाद इससे ज्यादा की गुंजाइश ही नहीं। रतन ने कोई जवाब न दिया। कुछ देर वह हतबुद्धि सी बैठी रही, फिर मोटर मंगवाई और सारे दिन वकीलों के पास दौड़ती फिरी। पंडित जी के कितने ही वकील मित्र थे, सभी ने उसका वृत्तांत सुनकर खेद प्रकट किया और वकील साहब के वसीयतनामा लिख जाने पर हैरत करते रहे। अब उसके पास एक ही उपाय था, वह यह सिद्ध करने की चेष्टा करे कि वकील साहब और उनके भाई में अलहदगी हो गई थी। अगर यह सिद्ध हो गया, और यह सिद्ध हो जाना बिल्कुल आसान था, तो रतन उस संपत्ति की स्वामिनी हो जाएगी। अगर वह यह सिद्ध ना कर सकी तो उसके लिए कोई चारा ना था। अभागिनी रतन लौट आई। उसने निश्चय किया, जो कुछ मेरा नहीं है उसे लेने के लिए मैं झूठ का आश्रय ना लूंगी, किसी तरह नहीं। मगर ऐसा कानून बनाया किसने? क्या स्त्री इतनी नीच, इतनी तुच्छ, इतनी नगण्य है? आखिर क्यों? दिन भर रतन चिंता में डूबी मौन बैठी रही। इतने दिनों वह अपने को इस घर की स्वामिनी समझती रही। कितनी बड़ी भूल थी। पति के जीवन में जो लोग उसका मुंह ताकते थे, वे आज उसके भाग्य के विधाता हो गए। यह घोर अपमान रतन जैसी मानिनी स्त्री के लिए असह्य था। माना कमाई पंडित जी की थी, पर यह गांव तो उसी ने खरीदा था। इनमें से कई मकान तो उसके सामने ही बने। उसने यह एक क्षण के लिए भी ना ख्याल किया था कि एक दिन यह जायदाद मेरी जीविका का आधार होगी। इतनी भविष्य चिंता वह कर ही ना सकती थी। उसे इस जायदाद के खरीदने में, उसके संवारने और सजाने में वही आनंद आता था जो माता अपनी संतान को फलते फूलते देखकर पाती है। उसमें स्वार्थ का भाव न था, केवल अपनेपन का गर्व था, वही ममता थी। पर पति की आंखें बंद होते ही उसके पाले और गोद में खिलाए बालक भी उसकी गोद से छीन लिए गए। उसका उन पर कोई अधिकार नहीं। अगर वह जानती कि एक दिन यह कठिन समस्या उसके सामने आएगी, तो वह चाहे रुपयों को लुटा देती या दान कर देती, पर संपत्ति की कील अपनी छाती पर ना गाड़ती। पंडित जी की ऐसी कौन बहुत बड़ी आमदनी थी? क्या गर्मियों में वह शिमले ना जा सकती थी? क्या दो चार नौकर न रखे जा सकते थे? अगर वह गहने ही बनवाती तो एक एक मकान के मूल्य का एक एक गहना बनवा सकती थी, पर उसने इन बातों को कभी उचित सीमा से आगे न बढ़ने दिया। केवल यही स्वप्न देखने के लिए, यही स्वप्न, इसके सिवा और था ही क्या? जो कल उसका था, उसकी ओर आज आंखें उठाकर वह देख भी नहीं सकती। कितना महंगा था वह स्वप्न। हाँ, वह अब अनाथिनी थी। कल तक दूसरों को भीख देती थी, आज उसे खुद भीख मांगनी पड़ेगी और कोई आश्रय नहीं। पहले भी वह अनाथिनी थी, केवल भ्रमवश अपने को स्वामिनी समझ रही थी। अब उस भ्रम का सहारा भी नहीं रहा। सहसा उसके विचारों ने पलटा खाया। मैं क्यों अपने को अनाथिनी समझ रही हूँ? क्यों दूसरों के द्वार पर भीख मांगू? संसार में लाखों ही स्त्रियां मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करती हैं। क्या मैं कोई काम नहीं कर सकती? मैं कपड़ा नहीं सी सकती क्या? किसी चीज की छोटी मोटी दुकान नहीं रख सकती? लड़के भी पढ़ा सकती हूँ। यही ना होगा, लोग हंसेंगे, मगर मुझे उस हंसी की क्या परवाह? वह मेरी हंसी नहीं है, अपने समाज की हंसी है। शाम को द्वार पर कई ठेले वाले आ गए। मणिभूषण ने आकर कहा, चाची जी, आप जो जो चीजें कहें लदवा कर भिजवा दूं। मैंने एक मकान ठीक कर लिया है। रतन ने कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, ना तुम मेरे लिए मकान लो। जिस चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं, वह मैं हाथ से भी नहीं छू सकती। मैं अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई थी, उसी तरह लौट जाऊंगी। मणिभूषण ने लज्जित होकर कहा, आपका सब कुछ है, यह आप कैसे कहती हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं? आप वह मकान देख लें, 15 रुपए किराया है। मैं तो समझता हूँ आपको कोई कष्ट ना होगा। जो जो चीजें आप कहें मैं वहां पहुंचा दूं। रतन ने व्यंगमय आंखों से देखकर कहा, तुमने 15 रुपए का मकान मेरे लिए व्यर्थ लिया। इतना बड़ा मकान लेकर मैं क्या करूंगी? मेरे लिए कोठरी काफी है, जो 2 रुपए में मिल जाएगी। सोने के लिए जमीन है ही। दया का बोझ सिर पर जितना कम हो उतना ही अच्छा। मणिभूषण ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आखिर आप चाहती क्या हैं? उसे कहिए तो। रतन उत्तेजित होकर बोली, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं इस घर का एक तिनका भी अपने साथ ना ले जाऊंगी। जिस चीज पर मेरा अधिकार नहीं, वह मेरे लिए वैसी ही है
जैसी किसी गैर आदमी की चीज। मैं दया की भिखारिणी ना बनूंगी। तुम इन चीजों के अधिकारी हो, ले जाओ। मैं जरा भी बुरा नहीं मानती। दया की चीज ना जबरदस्ती ली जा सकती है, ना जबरदस्ती दी जा सकती है। संसार में हजारों विधवाएं हैं जो मेहनत मजूरी करके अपना निबाह कर रही हैं। मैं भी वैसी ही हूँ। मैं भी उसी तरह मजूरी करूंगी, और अगर ना कर सकूंगी तो किसी गड्ढे में डूब मरूंगी। जो अपना पेट भी ना पाल सके, उसे जीते रहने का, दूसरों का बोझ बनने का कोई हक नहीं है। यह कहती हुई रतन घर से निकली और द्वार की ओर चली। मणिभूषण ने उसका रास्ता रोककर कहा, अगर आपकी इच्छा ना हो तो मैं बंगला अभी ना बेचूं। रतन ने जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। आंसुओं के उमड़ते हुए वेग को रोककर बोली, मैंने कह दिया, इस घर की किसी चीज से मेरा नाता नहीं है। मैं किराए की लौंडी थी। लौंडी का घर से क्या संबंध है? न जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था। अगर ईश्वर कहीं है और उसके यहाँ कोई न्याय होता है, तो एक दिन उसी के सामने उस पापी से पूछूंगी, क्या तेरे घर में माँ बहनें ना थी? तुझे उनका अपमान करते लज्जा ना आई? अगर मेरी जबान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में उसकी आवाज पहुंचती, तो मैं सब स्त्रियों से कहती, बहनों, किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना, और अगर करना तो जब तक अपना घर अलग ना बना लो, चैन की नींद मत सोना। यह मत समझो कि तुम्हारे पति के पीछे उस घर में तुम्हारा मान के साथ पालन होगा। अगर तुम्हारे पुरुष ने कोई तरीका नहीं छोड़ा, तो तुम अकेली रहो चाहे परिवार में, एक ही बात है, तुम अपमान और मजूरी से नहीं बच सकती। अगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है, तो अकेली रहकर तुम उसे भोग सकती हो। परिवार में रहकर तुम्हें उससे हाथ धोना पड़ेगा। परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं, कांटों की शैया है। तुम्हारा पार लगाने वाली नौका नहीं, तुम्हें निगल जाने वाला जंतु। संध्या हो गई थी। गर्द से भरी हुई फागुन की वायु चलने वालों की आंखों में धूल झोंक रही थी। रतन चादर संभालती सड़क पर चली जा रही थी। रास्ते में कई परिचित स्त्रियों ने उसे टोका। कई ने अपनी मोटर रोक ली और उसे बैठने को कहा, पर रतन को उनकी सहृदयता इस समय बाण सी लग रही थी। वह तेज कदम उठाती हुई जालपा के घर चली जा रही थी। आज उसका वास्तविक जीवन आरंभ हुआ था। ठीक 10 बजे जालपा और देवीदीन कचहरी पहुंच गए। दर्शकों की काफी भीड़ थी। ऊपर की गैलरी दर्शकों से भरी हुई थी। कितने ही आदमी बरामदों में और सामने के मैदान में खड़े थे। जालपा ऊपर गैलरी में जा बैठी। देवीदीन बरामदे में खड़ा हो गया। इजलास पर जज साहब के एक एक अहलमत था और दूसरी तरफ पुलिस के कई कर्मचारी खड़े थे। सामने कटघरे के बाहर दोनों तरफ के वकील खड़े मुकदमा पेश होने का इंतजार कर रहे थे। मुल्जिमों की संख्या 15 से कम न थी। सब कटघरे के बगल में जमीन पर बैठे हुए थे। सभी के हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां। कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। दो पंजे लड़ा रहे थे। दो में किसी विषय पर बहस हो रही थी। सभी प्रसन्न चित्त थे। घबराहट, निराशा या शोक का किसी के चेहरे पर चिन्ह भी न था। 11 बजते बजते अभियोग की पेशी हुई। पहले जाप्ते की कुछ बातें हुई, फिर दो एक पुलिस की शहादतें हुई। अंत में कोई 3 बजे रमानाथ गवाहों के कटघरे में लाया गया। दर्शकों में सनसनी सी फैल गई। कोई तंबोली की दुकान से पान खाता हुआ भागा। किसी ने समाचार पत्र को मरोड़कर जेब में रखा और सब इजलास के कमरे में जमा हो गए। जालपा भी संभलकर बारजे में खड़ी हो गई। वह चाहती थी कि एक बार रमा की आंखें उठ जाती और वह उसे देख लेती, लेकिन रमा सिर झुकाए खड़ा था, मानो वह इधर-उधर देखते डर रहा हो। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, कुछ सहमा हुआ, कुछ घबराया हुआ। इस तरह खड़ा था मानो उसे किसी ने बांध रखा है और भागने की कोई राह नहीं है। जालपा का कलेजा धक-धक कर रहा था, मानो उसके भाग्य का निर्णय हो रहा हो। रमा का बयान शुरू हुआ। पहला ही वाक्य सुनकर जालपा सिहर उठी। दूसरे वाक्य ने उसकी त्योरियों पर बल डाल दिए। तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग फक कर दिया और चौथा वाक्य सुनते ही वह एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी हुई कुर्सी पर टिक गई। मगर फिर दिल न माना।
जंगले पर झुककर फिर उधर कान लगा दिए। वही पुलिस की सिखाई हुई शहादत थी, जिसका आशय वह देवी दीन के मुंह से सुन चुकी थी। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जालपा ने कई बार खांसा कि शायद अब भी रमा की आंखें ऊपर उठ जाएं, लेकिन रमा का सिर और भी झुक गया। मालूम नहीं उसने जालपा के खांसने की आवाज पहचान ली या आत्मग्लानि का भाव उदय हो गया। उसका स्वर भी कुछ धीमा हो गया। एक महिला ने, जो जालपा के साथ ही बैठी थी, नाक सिकोड़कर कहा, जी चाहता है इस दुष्ट को गोली मार दें। ऐसे ऐसे स्वार्थी भी इस अभागे देश में पड़े हैं, जो नौकरी या थोड़े से धन के लोभ में निरपराधों के गले पर छुरी फेरने से भी नहीं हिचकते। जालपा ने कोई जवाब न दिया। एक दूसरी महिला ने, जो आंखों पर ऐनक लगाए हुए थी, निराशा के भाव से कहा, इस अभागे देश का ईश्वर ही मालिक है। गवर्नरी तो लाला को कहीं मिल नहीं जाती, अधिक से अधिक कहीं क्लर्क हो जाएंगे। उसी के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। मालूम होता है कोई मरभूखा नीच आदमी है, पल्ले सिरे का कमीना और छिछोरा। तीसरी महिला ने ऐनक वाली देवी से मुस्कुराकर पूछा, आदमी फैशनेबल है और पढ़ा लिखा भी मालूम होता है, भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो? ऐनकबाज देवी ने उद्दंडता से कहा, नाक काट लूं, बस नक्टा बनाकर छोड़ दूं। महिला बोली, और जानती हो मैं क्या करूं? ऐनक पहनी देवी बोली, नहीं, शायद गोली मार दोगी। महिला बोली, ना, गोली ना मारूं, सारे बाजार खड़ा करके 500 जूते लगाऊं, चांद गंजी हो जाए। ऐनक वाली महिला बोली, उस पर तुम्हें जरा भी दया ना आएगी? महिला ने उत्तर दिया, यह कुछ कम दया है। इसकी पूरी सजा तो यह है कि किसी ऊंची पहाड़ी से ढकेल दिया जाए। अगर यह महाशय अमेरिका में होते तो जिंदा जला दिए जाते। एक वृद्धा ने इन युवतियों का तिरस्कार करके कहा, क्यों व्यर्थ में मुंह खराब करती हो? वह घृणा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। देखती नहीं हो उसका चेहरा कैसा पीला हो गया है, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए है। अपनी माँ या बहन को देख ले तो जरूर रो पड़े। आदमी दिल का बुरा नहीं है। पुलिस ने धमकाकर उसे सीधा किया है। मालूम होता है एक एक शब्द उसके हृदय को चीर चीर कर निकल रहा है। ऐनक वाली महिला ने व्यंग किया, जब अपने पांव में कांटा चुभता है तब आह निकलती है। जालपा अब वहां न ठहर सकी। एक एक बात चिंगारी की तरह उसके दिल पर फफोले डाले देती थी। ऐसा जी चाहता था कि इसी वक्त उठकर कह दे, यह महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ, और इसी वक्त इसका सबूत दे दे। वह इस आवेश को पूरे बल से दबाए हुए थी। उसका मन अपनी कायरता पर उसे धिक्कार रहा था। क्यों वह इसी वक्त सारा वृत्तांत नहीं कह सुनाती? पुलिस उसकी दुश्मन हो जाएगी, हो जाए, कुछ तो अदालत को ख्याल होगा। कौन जाने इन गरीबों की जान बच जाए। जनता को तो मालूम हो जाएगा कि यह झूठी शहादत है। उसके मुंह से एक बार आवाज निकलते निकलते रह गई। परिणाम के भय ने उसकी जबान पकड़ ली। आखिर उसने वहां से उठकर चले आने में ही कुशल समझी। देवी दीन उसे उतरते देखकर बरामदे में चला आया और दया से सने हुए स्वर में बोला, क्या घर चलती हो बहू जी? जालपा ने आंसुओं के वेग को रोककर कहा, हाँ, यहाँ अब नहीं बैठा जाता। हाथे के बाहर निकलकर देवी दीन ने जालपा को स्वां हाथे के बाहर निकलकर देवी दीन ने जालपा को सांत्वना देने के इरादे से कहा, पुलिस ने जिसे एक बार बूटी सुंघा दी, उस पर किसी दूसरी चीज का असर नहीं हो सकता। जालपा ने घृणा भाव से कहा, यह सब कायरों के लिए है। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। सहसा जालपा ने कहा, क्यों दादा, अब और तो कहीं अपील ना होगी? कैदियों का यही फैसला हो जाएगा? देवी दीन इस प्रश्न का आशय समझ गया। बोला, नहीं, हाईकोर्ट में अपील हो सकती है। फिर कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। जालपा एक वृक्ष की छांव में खड़ी हो गई और बोली, दादा, मेरा जी चाहता है आज जज साहब से मिलकर सारा हाल कह दूं। शुरू से जो कुछ हुआ सब कह सुनाऊं। मैं सबूत दे दूंगी तब तो मानेंगे। देवी दीन ने आंख फाड़कर कहा, जज साहब से? जालपा ने उसकी आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ। देवी दीन ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बहू जी। हाकिम का वास्ता, ना जाने चित पड़े या पट।
जालपा बोली, क्या पुलिस वालों से यह नहीं कह सकता कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है? देवी दीन बोला, कह तो सकता है। जालपा बोली, तो आज मैं उससे मिलूं? मिल तो लेता है ना? देवी दीन बोला, चलो दरियाफ्त करेंगे, लेकिन मामला जोखिम है। जालपा बोली, क्या जोखिम है बताओ? देवी दीन बोला, भैया पर कहीं झूठी गवाही का इल्जाम लगाकर सजा कर दे तो? जालपा बोली, तो कुछ नहीं, जो जैसा करे वैसा भोगे। देवी दीन ने जालपा की इस निर्ममता पर चकित होकर कहा, एक दूसरा खटका है, सबसे बड़ा डर उसी का है। जालपा ने उद्धव भाव से पूछा, वह क्या? देवी दीन बोला, पुलिस वाले बड़े काफिर होते हैं, किसी का अपमान कर डालना तो इनकी दिल लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर यह सब हाल कहेंगे जरूर। कमिश्नर सोचेंगे कि यह औरत सारा खेल बिगाड़ रही है, इसी को गिरफ्तार कर लो। जज अंग्रेज होता तो निडर होकर पुलिस की तंबीह करता। हमारे भाई तो ऐसे मुकदमों में चूं करते डरते हैं कि कहीं हमारे ही ऊपर ना बगावत का इल्जाम लग जाए। यही बात है। जज साहब पुलिस कमिश्नर से जरूर कह सुनावेंगे, फिर यह तो ना होगा कि मुकदमा उठा लिया जाए। यही होगा कि कलई न खुलने पावे। कौन जाने तुम ही को गिरफ्तार कर लें। कभी कभी जब गवाह बदलने लगते हैं या कलई खोलने पर उतारू हो जाते हैं तो पुलिस वाले उसके घर वालों को दबाते हैं। इनकी माया अपरंपार है। जालपा सहम उठी। अपनी गिरफ्तारी का उसे भय न था, लेकिन कहीं पुलिस वाले रमा पर अत्याचार न करें, इस भय ने उसे कातर कर दिया। उसे इस समय ऐसी थकान मालूम हुई मानो सैकड़ों कोस की मंजिल पार कर आई हो। उसका सारा साहस बर्फ के समान पिघल गया। कुछ दूर आगे चलने के बाद उसने देवी दीन से पूछा, अब तो उनसे मुलाकात ना हो सकेगी? देवी दीन ने पूछा, भैया से? जालपा बोली, हाँ। देवी दीन बोला, किसी तरह नहीं, पहरा और कड़ा कर दिया होगा, चाहे उस बंगले को ही छोड़ दिया हो। और अब उनसे मुलाकात हो भी गई तो क्या फायदा? अब किसी तरह अपना बयान नहीं बदल सकते, दरोगहल्फी में फंस जाएंगे। कुछ दूर और चलकर जालपा ने कहा, मैं सोचती हूँ घर चली जाऊं, यहाँ रहकर अब क्या करूंगी? देवी दीन ने करुणा भरी हुई आंखों से देखकर कहा, नहीं बहू, अभी मैं ना जाने दूंगा। तुम्हारे बिना अब हमारा यहाँ पल भर भी जीना लगेगा। बुढ़िया तो रो रो कर परान ही दे देगी। अभी यहाँ रहो, देखो क्या फैसला होता है। भैया को मैं इतने कच्चे दिल का आदमी नहीं समझता था। तुम लोगों की बिरादरी में सभी सरकारी नौकरी पर जान देते हैं। मुझे तो कोई 100 रुपए भी तलब दे तो नौकरी ना करूं। अपने रोजगार की बात ही दूसरी है, इसमें आदमी कभी थकता ही नहीं। नौकरी में जहां 5 से 6 घंटे हुए कि देह टूटने लगी, जम्हाइयां आने लगी। रास्ते में और कोई बातचीत ना हुई। जालपा का मन अपनी हार मानने के लिए किसी तरह राजी ना होता था। वह परास्त होकर भी दर्शक की भांति यह अभिनय देखने से संतुष्ट न हो सकती थी। वह उस अभिनय में सम्मिलित होने और अपना पार्ट खेलने के लिए विकल हो रही थी। क्या एक बार फिर रमा से मुलाकात ना होगी? उसके हृदय में उन जलते हुए शब्दों का एक सागर उमड़ रहा था जो वह उससे कहना चाहती थी। उसे रमा पर जरा भी दया न आती थी, उससे रत्ती भर सहानुभूति न होती थी। वह उससे कहना चाहती थी, तुम्हारा धन और वैभव तुम्हें मुबारक हो। जालपा उसे पैरों से ठुकराती है। तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों के स्पर्श से मेरी देह में छाले पड़ जाएंगे। जिसने धन और पद के लिए अपनी आत्मा बेच दी, उसे मैं मनुष्य नहीं समझती। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु भी नहीं, तुम कायर हो, कायर। जालपा का मुखमंडल तेजमय हो गया, गर्व से उसकी गर्दन तन गई। यह शायद समझते होंगे, जालपा जिस वक्त मुझे झब्बेदार पगड़ी बांधे घोड़े पर सवार देखेगी, फूली ना समाएगी। जालपा इतनी नीच नहीं है। तुम घोड़े पर नहीं, आसमान में उड़ो। मेरी आंखों में हत्यारे हो, पूरे हत्यारे, जिसने अपनी जान बचाने के लिए इतने आदमियों की गर्दन पर छुरी चलाई। मैंने चलते चलते समझाया था, उसका कुछ असर ना हुआ। ओह, तुम इतने धन लोलुप हो, इतने लोभी। कोई हरज नहीं। जालपा अपने पालन और रक्षा के लिए तुम्हारी मोहताज नहीं। इन्हीं संतप्त भावनाओं में डूबी हुई जालपा घर पहुंची। तो दोस्तों,
कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले भाग के साथ।